गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी शर्मा और आज हम कक्षा 12 का अधिकोषण तत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका पाठ्यक्रम बता देती हूँ। यह 4 इकाइयों में बटा हुआ है जिसमें कुल 24 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय पढ़ते हैं बैंक उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य और महत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक। बैंक क्या है? बैंक शब्द का प्रयोग कैसे और इसका उद्गम कब और कहाँ हुआ? तो बैंक शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसका प्रयोग सन 1157 में इटली में हुआ था, जहाँ बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। सन 1171 में वेनिस राज्य में युद्ध हुआ जिसके कारण आर्थिक संकट की स्थिति हो गई और इसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए राज्य ने प्रत्येक नागरिकों से उनकी जो संपत्ति जमा थी उसका 1% अनिवार्य रूप से ऋण के तौर पर मांगा। उस समय इटली का अधिकांश भाग जर्मनी का शासन था। अधिकांश इटली के भाग पर जर्मनी का शासन था। तो यह ऋण के सामूहिक कोष को जो एकत्रित किया गया ऋण, उसके सामूहिक कोष को बैंक का नाम दिया गया। जर्मन भाषा में बैंको का अर्थ जो होता है वो किसी निधि या फंड से होता है। बाद में इस इटालियन भाषा के बैंकों का ही नाम बैंक के नाम से विख्यात हो गया। तो प्रथम बैंक वेनिस बैंक के नाम से वेनिस इटली में 1157 में युद्ध को वित्त प्रदान करने मतलब फाइनेंस करने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन आधुनिक बैंकों की जो स्थापना की गई वो 1640 के बाद हुई। अब हम कहें भारत में हिंदुस्तान बैंक के नाम से 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, जो कि कलकत्ता की अंग्रेजी एजेंसी थी, वहाँ स्थापना की गई, जो 1782 में असफल हो गई। लेकिन आधुनिक अर्थ में प्रथम बैंक की जो स्थापना हुई वो बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंकों से निकला, जिसका अर्थ बेंच होता है। अब ये भी कहना है बच्चों कि रोम के साहूकार अपने जो लेन देन करते थे वो बेंचों पर बैठकर किया करते थे। ये भी मानना है कि जिस बेंच का धंधा मतलब जिस साहूकार का धंधा बंद हो जाया करता था वो दिवालिया घोषित हो जाता था, और जिस बेंच पर बैठकर वो काम किया करता था मतलब अपना लेन देन किया करता था, दिवालिया घोषित हो जाने के बाद उस बेंच को तोड़ दिया जाता था। लेकिन मैक्लिओड ने इस धारणा को गलत बताया। अब कुछ भी हो, इस तथ्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आधुनिक ढंग से संयुक्त पूंजी वाले बैंकों का विकास यूरोप में आरंभ हुआ, जहां से वे संसार के अन्य भागों में फैल गए। अब इसके बाद बात हम करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बैंक की परिभाषा। सही मायने में बैंक की परिभाषा क्या है? तो जो चैम्बर शब्दकोश है उसने बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जो मुद्रा को उधार देने, रखने और इसका विनिमय मतलब एक्सचेंज का कार्य करती हो। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं, जिनमें पहली परिभाषा दी जो है गिलबर्ट के अनुसार। तो गिलबर्ट कह रहे हैं कि बैंक पूंजी अथवा मुद्रा का व्यवसायी है। बैंक मुद्रा, और अब इसका व्याख्या हम समझते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो इसकी व्याख्या करके बताइए कि इन्होंने कहा है कि बैंक उधार देने वालों का तथा उधार लेने वालों के बीच एक ऐसी कड़ी है जो कुछ व्यक्तियों की धनराशि जमा करती है और वही धनराशि दूसरे को उधार दे देती है। बैंक की इस परिभाषा में बैंक के केवल 2 कार्य दिखाए गए हैं, एक है जमा करना और दूसरा है उधार देना। तो इन 2 कार्यों को ही महत्व दिया गया है, जबकि जो आधुनिक बैंक हैं उनके तो अनेक कार्य हैं। तो इसलिए हम इस परिभाषा को
हम केवल साधारण शब्दों में लेके चलते हैं। अब नंबर 2 पे है डॉक्टर हार्ट। तो डॉक्टर हार्ट कहते हैं बैंकर वह है जिसका सामान्य व्यवहार अपने उन व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए चेकों का भुगतान कर रहा है जिनसे तथा जिनके लिए वह चालू खाते में धन रखते हो, धन प्राप्त कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चों कि अनेकों विद्वानों ने भी यह माना है कि उस संस्था को बैंकर कहना जो सिर्फ चेक स्वीकार करती हो या चेक का भुगतान करती हो, यह बहुत छोटा विचार है, इसलिए इस परिभाषा को भी उचित नहीं माना गया। किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया देती है जिससे उसकी आवश्यकता है, और जब लोगों को धन की आवश्यकता नहीं होती तो वे अपना धन उनके पास जमा कर देते हैं। इसी क्रम में क्राउथर ने कहा है कि बैंक अपने और अन्य लोगों के ऋण का व्यवसायी होता है। बच्चों, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने और विनियोग से जनता से जमाएं प्राप्त होती थी जो कि मांग पर भुगतान योग्य होती थी, तथा चेक और ड्राफ्ट या अन्य प्रकार की जो आज्ञा द्वारा शोधनीय होता है वो होती थी। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि